बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा, भगवान तेरा भला करे। गले में झोली डंडे के सहारे खड़ी वो बूढ़ी औरत हाथ फैलाते हुए बोली। वही बूढ़ी औरत को देखकर आज सोनू गुस्से में बोला, अम्मा तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ मत खड़ी रहा करो, जब ग्राहक हो तुम रोज की आदत बना ली है। देखो तुम्हारे कपड़ों से कितनी बाज मारती है तो ग्राहक भी नहीं आते हैं। इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत नम आंखों से एक तरफ हो गई तो सोनू के पिताजी ने बेटे को जोरदार फटकार लगाई और नौकर से कहा, पहले उस अम्मा को कुछ खाने के लिए मिठाई दे दो। नौकर ग्राहकी छोड़कर मिठाई देने लगा। लो अम्मा खा लो। उस अम्मा ने अपने आंसू पूछे और उस 2 मिठाई के पीस को खाकर अपनी भूख शांत की और उस दुकान वाले को ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तो सोनू बोला, पापा आप क्यों लपका लेते हो फालतू लोगों को। वो औरत हजारों आशीर्वाद देकर चली गई। महेश जी बोले, बेटा जरा से में हमारा कुछ नहीं जाता, पर वो इतना आशीर्वाद देकर जाती है, ये क्या कम है। पता नहीं किसका आशीर्वाद कब काम आ जाए। सोनू चिढ़कर बोला, ऐसे नहीं लगते आशीर्वाद, ऐसे ही देते रहे तो एक दिन दुकान जरूर बंद हो जाएगी। महेश जी बोले, ऐसा नहीं कहते बेटा, एक दिन तुम्हें समझ आएगा। महेश जी की बाजार के बीचों बीच एक मिठाई की बड़ी सी दुकान है। फिर वो भी घर की जिम्मेदारी में दुकान में हाथ बटाने लगे। जब छोटे थे तब से अपने पिताजी को देखा करते थे, जो भी मांगने आता था पिताजी उनको ज़रूर कुछ ना कुछ देते थे। तब वो भी यही कहते थे तो पिताजी समझाते थे, बेटा अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। एक दिन दुकान में मैं अकेला था और बरसात का मौसम था, तो लगातार बरसात के कारण हमारी दुकान भरभरा कर गिर गई। सबने जल्दी पत्थर हटाए, जो मांगने आते थे उन्होंने भी मदद करी। घर पर खबर पहुंची, सब अनहोनी की सोचकर डर गए थे। भागे भागे दुकान आए, तभी एक वृद्ध आदमी जिसको वो रोज नाश्ता कराते थे, वो बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, उसकी भला मुझे लग जाए। और ईश्वर से दुआ करने लगे। सबके आशीर्वाद से मैं सही सलामत बच गया था। तब से उसको भी विश्वास हो गया कि सबका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने पिताजी से उन्होंने यही सीखा था, पर अब उनके बेटे सोनू को पसंद नहीं था। उनका कहना भी सही था कि इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। महेश जी भी कुछ नहीं कहते थे, पर वो माताजी को जाने क्यों मना नहीं कर पाते थे। वो रोज मांगने आती तो उस अम्मा को खाली हाथ नहीं जाने देते थे, कुछ ना कुछ उसे ज़रूर देते थे। इसी बात पर दोनों की अनबन होती रहती थी। दिन गुजरे, सोनू का बेटा यानी महेश जी का पोता 3 साल का हो गया था और वो कभी कभार सोनू के साथ दुकान पर आ जाता था। पर खेल खेल में वो बच्चा दुकान से चुपचाप निकल गया। तभी सामने से आवाज़ आई, अरे कौन टकरा गया गाड़ी से। देखा तो वही औरत घायल पड़ी थी। सामने सोनू का बेटा गिरा हुआ था। घबराकर सब वहां पहुंचे। सोनू की जान तो हलक में ही आ गई कि बेटा यहाँ कैसे आ गया। फिर पता चला गाड़ी से टकराने वाला था। वही औरत ने उसे देखकर बचाने के चक्कर में खुद टकरा गई। सोनू ने जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और अम्मा का इलाज करवाया और पिताजी से माफ़ी मांगी। आज उसे समझ आ गया था कि आशीर्वाद क्यों जरूरी है। जाने किस रूप में उसका फल तुमको मिल जाए। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद से हमें कई गुना फल मिल जाता है, जो हमें बाद में महसूस होता है। उस दिन से सोनू अम्मा पर कभी गुस्सा नहीं करता। वो रोज उन्हें अलग अलग तरह की मिठाई देता तो माँ खुश होकर उसको ढेरों आशीर्वाद देती हुई चली जाती। उधर मेघा जो नौकरी के सिलसिले से बाहर गई हुई थी, आज वापस लौट रही थी। अपनी आंखों में माँ के लिए हजारों सपने सजाए हुए, माँ की हर उम्मीद और सपने को पूरा करने के लिए माँ की उन हजारों तपस्याओं का फल था जो आज मेघा इस मुकाम तक पहुंची थी। मेघा माँ के लिए दिल्ली से वो सब खरीद कर लाई थी जिसे माँ मेघा की पढ़ाई के लिए, ताकि फालतू का खर्चा ना हो, दूर से ही देखकर मना कर देती थी। मेघा जिद भी करती थी कि माँ कम से कम अपनी जरूरत का तो सामान ले लो। देखो अपनी साड़ी को कितने महीनों से एक साड़ी में ही गुजारा कर रही हो। लेकिन माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन आज मेघा वो सारी खुशियाँ अपने माँ के चरणों में लाकर डाल देना चाहती थी, जिसकी एक एक कुर्बानी माँ ने उसके लिए दी थी। मेघा बस से उतरकर माँ के लिए मावा बर्फी लेने लगी, ये सोचते हुए कि माँ को मावा बर्फी बहुत पसंद है।
पापा हमेशा माँ के लिए अलग से मावा बर्फी लाया करते थे। मेघा फोन सुनते हुए अभी पैक करवा रही थी कि वहीं अम्मा भी आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। तो सोनू ने सबसे पहले अम्मा को मिठाई दी। मिठाई लेकर अम्मा उसको ढेरों आशीर्वाद देने लगी। मेघा ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो अचंभित रह गई। उसने पलटकर देखा तो वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से निकल चुकी थी। उसने दुकानदार से पूछा तो सोनू ने बताया कि ये अम्मा पिछले कई महीनों से यहाँ आती हैं और 2-4 दुकानों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हैं बेचारी, और सामने एक सड़क के किनारे तंबू में सो जाती हैं। किसी की दुकान पर झाड़ू लगा देती हैं तो किसी की दुकान के सामने से कचरा कूड़ा उठाकर फेंक दिया करती हैं। पूछते हैं तो कुछ बताती भी नहीं और ना ही वृद्ध आश्रम जाती है। कहती है कि उसकी बेटी का वो इंतज़ार कर रही है। मेरी बेटी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और बस अपनी बेटी को याद करके रोती रहती है। ये सब सुनकर मेघा के पैरों तले जमीन सरक गई। वो मिठाई वहीं छोड़कर उसी सड़क किनारे तंबू के पास पहुंची तो वो बूढ़ी सड़क की ओर बड़ी उम्मीदों से देखे जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेघा बिना देखे ही पीछे से बोली, अम्मा। उस आवाज़ को सुनते ही वो बूढ़ी औरत ने झट से पलटकर देखा तो मेघा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेघा का शक सही निकला। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ चांदनी जी थी। माँ को देखकर मेघा ने गले से लगा लिया। जब मेघा ने माँ से आप बीती सुनी तो उसका खून खोल उठा। उसने माँ का हाथ पकड़ा और गुस्से में दहकती हुई घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर मेघा बोली, माँ आप चलो, मैं सामान उठाकर लाती हूँ। पर बेटा, माँ मैंने जैसा कहा है वैसा करो, आप जाइए अंदर। चांदनी जी अपने घर को देखकर रोने लगी, पर घर के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको दरवाजे पर देखते ही अमिता दूर से ही चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई भिखारन मेरे घर में कदम रखने की? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहते हुए अमिता दरवाजे पर आई और चांदनी जी को जोर का थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि मेघा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे चाची, इतना कष्ट क्यों कर रही हो? जरा संभाल कर रखिए इन हाथों को, आगे काम आएंगे। मेघा को वहां देख कर अमिता और सुजीत के तो पैरों तले जमीन ही सरक गई। सुजीत तमकते हुए बोला, ए लड़की, सारी तमीज भूल गई है क्या? बड़ों से जुबान लड़ाती है। तुझे तो अभी बताता हूँ। मेघा गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, खबरदार चाचा जी, अगर कुछ भी आगे कहा या किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊं और आपको वो भारी पड़ जाए। इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। अमिता ने गुस्से में तमकते हुए चांदनी जी को दरवाजे से धक्का देते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अमिता ने इतनी जोर से धक्का दिया कि चांदनी जी सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी। तो मेघा ने गुस्से में एक जोर का तमाचा अपनी चाची के गाल पर रख दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर अब मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो आप दोनों का वो हाल करूंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सुजीत कुछ बोलने चला तो मेघा उसे भी आंखें दिखाते हुए बोली, बस चाचा जी, बहुत हो गया आप तुम लोगों का। अब मैं बच्ची नहीं रही कि माँ को आप लोगों के हाथों मार खाते हुए चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी। अगर आप किसी ने मेरी माँ को हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगी, समझे आप दोनों? इतना कहकर मेघा अपनी माँ को कमरे में ले गई। दोनों पति पत्नी मेघा का ये रूप देखकर सन खड़े रह गए। अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर चांदनी जी की आंखें भर आईं और बेटी से बोली, बेटा, सबसे पहले अपने पापा का आशीर्वाद लो। मेघा ने अपने पापा का आशीर्वाद लिया तो चांदनी जी पति की तस्वीर से रोते हुए बोली, देखा आपने, हमारी बेटी कितनी बहादुर हो गई है। आप होते तो आज कितना खुश होते, पर आप तो हमें बीच में ही। रोते रोते चांदनी जी उन दिनों में चली गई जब राघव जी अपनी माँ को बहुत दिनों से चांदनी से शादी करवाने के लिए मना रहे थे, किंतु वो तैयार नहीं थी। वजह केवल इतनी थी कि चांदनी जी एक अनाथ लड़की थी। जब माँ नहीं मानी तो मजबूरी में राघव जी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। राघव, ये अनाथ तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है, पर मेरी बहू नहीं। राघव जी चांदनी जी के साथ शादी के बाद जब घर आए तब उनकी माँ सुलोचना जी गुस्से में बोली थी और अपने कमरे में चली गई। माँ जी, चाय। अगली सुबह चांदनी जी सास को चाय देते हुए बोली, मैं तुझ जैसी अनाथ की माँ नहीं, समझी? मेरे बेटे को तूने अपनी बातों में फंसा लिया, पर मुझे नहीं फंसा पाएगी। सुलोचना जी उसे कैसे ताना देते हुए बोली थी,
चांदनी जी का कलेजा छलनी छलनी हो गया था ये सुनकर, पर प्रत्यक्ष में वह मुस्कुराकर बोली, अपने पति की माँ को और क्या कहते हैं माँ जी? मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। सुलोचना जी उसकी मासूम हंसी देखकर कुछ नहीं बोली। चांदनी जितना सुलोचना जी का दिल जीतने की कोशिश करती, उतना सुलोचना जी उनका तिरस्कार करती, किंतु चांदनी जी के चेहरे पर सिकन तक ना आती। हालांकि वो अकेले में आंसू भी बहाती, पर राघव जी को जाहिर ना करती। क्यों सह रही हो इतना सब? चांदनी, मुझसे शादी करके तुम्हें सिवा तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। आज फिर किसी बात पर सुलोचना जी ने चांदनी जी को काफी सुनाया था, तो राघव जी उनका उदास चेहरा देखकर बोले, अरे मिला क्यों नहीं? बचपन से माँ के लिए तरसी हूँ। तुमने मुझे माँ दी है ना। स्कूल में जब बच्चों की माँ आती थी तो मैं अनाथ उन्हें देख ईश्वर से शिकायत करती थी। ईश्वर ने देखो मुझे सास के रूप में माँ दे दी। चांदनी मुस्कुराकर बोली, किसे बहला रही हो चांदनी? तुम भी जानती हो माँ तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझती। हमेशा तो अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं है? राघव जी गुस्से में बोले। राघव जी, मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है, इसलिए वो मुझे कितना सुनाए, कितना भी मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को माँ चाहिए। और तुम हम माँ बेटी के बीच में मत आया करो जी। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज़ है, जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब होंगे तुम्हारी शादी को लेकर, जो मुझ अनाथ की वजह से टूट गई। चांदनी जी उदास होकर बोली। सुलोचना जी बाहर से सब सुन रही थी। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। ये बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने को इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि अकेले इसकी तो गलती नहीं। शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे, उन्होंने सोचा। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूं ना तेरी माँ। अचानक सुलोचना जी अंदर आई और भरे गले से बोली, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ना खोज पाती जो मेरे बेटे ने खोजी है। और मैं मूढ़ सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रही थी कि तुम अनाथ हो, जबकि मुझे तो माँ बनकर तुम्हारे जीवन की ये कमी भरनी चाहिए थी। सुलोचना जी बोली और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। चांदनी जी भी सास के गले लगकर फूट पड़ी, क्योंकि आज उन्होंने माँ को जो पाया था सब अच्छा चल रहा था। लेकिन देवर की शादी जब से हुई थी तो देवरानी अमिता उन्हें कुछ नहीं समझती थी। पैसों वाले घर से जो आई थी, चांदनी जी अब तक एक बेटी की माँ बन चुकी थी। वक्त के साथ सास का भी साथ छूट गया। उस दिन चांदनी जी सास से लिपटकर बहुत रोई थी। सास के रूप में एक माँ मिली थी, वो भी भगवान ने छीन ली। सास क्या घर से गई, घर भी सूना हो गया था। अब एक दुख से उबरी नहीं थी कि वक्त ने दूसरा जख्म भी दे दिया। सास के मरने के 1 साल बाद ही खबर आई कि राघव जी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। देखते ही देखते चांदनी जी की खुशियों से हरी भरी दुनिया उजड़ कर बंजर हो गई थी। अब तो अमिता ने उन पर सास बनकर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वक्त जैसे तैसे बीता और चांदनी जी की बेटी मेघा अब जवान हो चली थी और घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि वक्त की मार ने समय से पहले ही उनका बूढ़ा कर दिया था। एक दिन चांदनी जी काम कर रही थी तो अमिता उन पर चिल्लाते हुए बोली, अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। आप तो ऐसे काम कर रही हैं जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। दोहरा शरीर है आपका और हाथ पैर आपके चलते नहीं हैं। और कहाँ गई आपकी महारानी बेटी? ज़रूर चादर तान के सो रही होगी। एक बात बताओ, 4 महीने पहले आप अपने घर का काम कैसे करती थी? क्या घर का काम जेठ जी से करवाती थी? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बबलू पिंकी का टिफिन पैक करके मुझे दीजिए। आपको तो पूरे दिन घर में आराम करना है, पर मुझे दोनों को स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं और आपके देवर कितना करते हैं आप दोनों माँ बेटी के लिए, पर आप लोगों की आंखों में जरा सा भी पानी नहीं है। चलो, तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तुम्हारी ताई जी को तो रसोई का काम निपटाने में 10 बज जाएगा। अमिता अपनी जेठानी चांदनी जी से कहती है। चांदनी जी बोली, अमिता, मेघा बेटी रात का सारा काम खत्म करके सोती है तो उसकी नींद सुबह कैसे खुलेगी? फिर उसे आज कॉलेज भी जाना है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी तो बच्ची ही है। जानती हूँ तुम और देवर जी हमारे लिए बहुत करते हो, पर ये भी तो देखो, हम माँ बेटी भी तो घर का सारा काम करके
तुम्हारा बोझ हल्का कर देते हैं। फिर तुम ऐसी कड़ी बातें हमसे क्यों करती हो? अमिता बोली, भाभी आप इतनी भी सीधी नहीं जितना बनती हैं। सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई साहब को गुजरे हुए न जाने कितने साल हो गए। कितने दिन से आपके देवर जी आपको कह रहे हैं कि फिक्स वाले कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए, पर मजाल है कि आप टस से मत सो जाएं। मैं सब समझती हूँ। ये आप और आपकी वो पढ़ी लिखी बेटी की कारस्तानी है। अब जल्दी से रसोई का काम निपटाइए। जब तक मैं आऊँ सारा काम हो जाना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाती अमिता बच्चों को लेकर चली गई। कुछ ही देर में मेघा रसोई में आई और बोली, माँ मैंने आपसे कहा था आप बस बबलू पिंकी का नाश्ता बना देना, बाकी का काम मैं कर दूंगी। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं हैं? फिर आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप तो जानती हैं दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी दवाई लाने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहते कहते मेघा की आंखें भर आईं। चांदनी जी बोली, बेटा तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारे किस्मत में दुख लिख दिया तो हमें तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। मेघा बोली, माँ क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं थे? फिर अपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला क्यों किया? चांदनी जी बोली, क्या करूं बेटा, अकेली औरत जो एक बेटी की माँ हो, उस पर समाज और रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है। मैंने सोचा हमारे सर पर भी किसी मर्द का साया होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी संवर जाए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हुई। अब चलो तुम भी नाश्ता कर लो मुंह हाथ धोकर। फिर मुझे जल्दी जल्दी घर का काम भी खत्म करना होगा। मेघा बोली, नहीं माँ, झाड़ू पोछा और बर्तन मैं कर दूंगी। आप जाइए नहाकर पूजा कर लीजिए और चाची के आने से पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। इतना कहकर मेघा ने माँ को भेज दिया और बाकी का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। मेघा के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने दबाव डाला, जिसके कारण चांदनी जी को बेटी के साथ देवर देवरानी के साथ रहना पड़ा। अपने सारे पैसे जेवर और ज़रूरी कागज चांदनी जी ने अमिता के हाथों में सौंप दिए। बेटी की पढ़ाई लिखाई में उन लोगों पर बोझ न बढ़े। चांदनी जी को जैसे ही मेघा ने नाश्ता दिया कि तभी अमिता घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, हे भगवान, देखो तो जरा, माँ बेटी का अभी पेट ही नहीं भरता। अरे तुम्हारे कमाने वाले चाचा ने अभी तक कुछ नहीं खाया और तुम अपनी माँ को परोस दी। शर्म है कि नहीं? मेघा बोली, चाची माँ को दवाई लेनी होती है, अगर लेट से नाश्ता करती हैं तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बस इसलिए। अमिता बोली, तो तुम्हारी माँ अगर लेट से खाएगी तो क्या उसको लकवा मार जाएगा? मैं अभी तक चाय भी नहीं पी और ये नाश्ता करने लगी। चलो लाओ मुझे दो, और मेरे लिए कब चाय बनाकर लाओगी? इतना कहते हुए अमिता चांदनी जी के हाथों से पोहे की प्लेट लेकर खाने लगी। मेघा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चांदनी जी ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं चाची को चाय बनाकर दे देती हूँ, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ। मेघा बोली, नहीं माँ, आप बैठिए, मैं चाची के साथ साथ आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी पोहा लाती हूँ। क्या बोली? खबरदार, जो मेरी चाय के साथ उनके लिए भी चाय बनाई। पहले दूध में मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ और फिर अपनी माँ को काली चाय दे दो। दूध की चाय इस उम्र में उन्हें हजम नहीं होगी। और अपने चाचा जी के लिए नाश्ता पहले निकाल दो, उसके बाद जो बचे उसमें दोनों माँ बेटी खा लेना। मेघा अंदर ही अंदर चल रही थी और सोच रही थी, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, वो भी तब जब उसकी माँ और वो दिन रात घर का एक एक काम करती हैं। वक्त बीतने लगा। सही पोर्शन और दवाई न मिलने के कारण चांदनी जी के घुटने और कमर का दर्द बढ़ने लगा और मेघा पर पूरे घर की जिम्मेदारी आने लगी। इधर मेघा की पढ़ाई खत्म हुई, उसने एजुकेशन लोन लिया, फिर उसी शहर में एमबीए किया और नौकरी की तलाश करने लगी। कुछ महीने बाद सुबह के 8 बज रहे थे। अरे ओ महारानी, क्या खुद को शीशे में निहार रही हो और पिछले आधे घंटे से ब्रश किए जा रही हो? घर का काम क्या तेरा भूत करेगा या फिर बुलाऊं तेरी माँ को? हद होती है, हम इतना करते हैं पर ये नमक हराम घर का एक काम सही तरीके से नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही लगी रहती है।
अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, फिर क्यों बाहर की खाक छानती फिरती है? मेघा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बोली, चाची कम से कम नाश्ता तो शांति से करने दो। वैसे भी रात रसोई साफ करके मुझे सोते सोते 11:30 बज जाते हैं। यहाँ तक कि माँ के पैर भी नहीं दबा पाती। दिन भर जब मैं नहीं रहती तो माँ कितना काम करती होंगी। काश कि पापा जिंदा होते तो माँ की ये हालत नहीं होती। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। अमित उसके कान पकड़ते हुए बोली, देखो तो अपनी माँ के लिए कितना प्यार जग रहा है। ज्यादा झूठ चपड़ की तो दोनों माँ बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सोच, तेरी बूढ़ी माँ को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर तुम्हें तो गीत की तरह नोचकर खा जाएंगे। शुक्र मनाओ तुम्हारे सर पर छत है। अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। मेघा बोली, चाची ये सब सुनते सुनते कितने साल बीत गए। क्या आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी इसलिए ली थी कि हम माँ बेटी को आप नौकर बनाकर रखेंगी? हमने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आपने हमें फ्री की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। फिर क्या था? अमिता ने एक जोर का तमाचा मेघा को जड़ दिया और बोली, बदतमीज लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत तेज हो गई है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ फ्री में रह रही हो? तुम माँ बेटी पर क्या हमारा कोई खर्चा नहीं होता? अगली बार अगर ऐसा बोले ना तो तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी बंद करवा दूंगी। अब चल जा यहाँ से। मेघा अपने गाल पर हाथ रखकर बोली। अब तो दर्द भी नहीं होता। दोनों की आवाज़ सुनकर चांदनी जी अपने कमरे से निकली और बोली, अमिता ये क्या कर रही हो? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है? समझा लो अपनी बेटी को, बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। अगर मैं इसके चाचा को इसकी शिकायत कर दी तो इसके हाथ पैर तोड़कर घर में बैठा देंगे। फिर पढ़ाते रहना बेटी को। इतना कहकर वो चली गई। चांदनी जी बोली, बेटा क्यों अपनी चाची के मुंह लगती हो? जानती तो हो उसका स्वभाव। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। बस तुम पढ़ लिख लो, फिर अपने दिल की आवाज़ को कभी मत दबाना। तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाए। मैं जानती हूँ स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, पर तुम हार मत मानना। माँ की यही बातें मेघा को साहस देती थी। समय बीता। एक रोज़ मेघा भागती हुई घर में प्रवेश की। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। चांदनी जी बोली, क्या बात है बेटा? मैं यहाँ रसोई में हूँ। देख ज़रा ध्यान से, बरसात का मौसम है, आंगन में बहुत पानी है, कहीं फिसल कर गिर मत जाना। मेघा माँ को गले लगाकर बोली, मुझे नौकरी मिल गई है। दिल्ली की एक अच्छी कंपनी से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप पिछले सारे गम भूल जाओगी। मैं पापा के सपने को पूरा करूंगी। मेघा की खुशी उसके चहकते हुए चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। चांदनी जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, खुश रहो मेरी लाडो, बधाई हो। कब जाना है? तुम्हें जाने की तैयारी शुरू करनी होगी। तभी कमरे से अमिता की आवाज़ आई, अरे ओ मेघा, क्या बात है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? जरूर हमारे खिलाफ तुम दोनों मिलकर कुछ साजिश रच रही होंगी, वरना तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों होती? और ये तुम्हारे हाथ में कैसी कागज़ है? लाओ दिखाओ। मुझे इतना कहते हुए उसने अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ से खींच लिया और पढ़ने लगी। हे भगवान, मैं क्या पढ़ रही हूँ? तुम नौकरी करने दिल्ली जाओगी? और आप जेठानी जी, आपका दिमाग क्या घास चरने गया है? जो अकेली लड़की को दिल्ली भेजेंगी, वो भी नौकरी के लिए? अजी सुनते हैं बबलू के पापा, देख लो, आपके रहते हुए ये दोनों अब अहम फैसले खुद लेने लगे हैं। आपसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। मेघा बोली, चाची आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। कागज कोई अरेस्ट वारंट नहीं है जो आप इतना हल्ला मचा रही हैं। पहले एक नज़र देख तो लीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है। मुझे दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सुजीत बोला, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा कर रखा है? और क्या कहा मेघा तुमने? अपॉइंटमेंट लेटर? तुम दोनों माँ बेटी ने जिद की पढ़ने की, तो हमने पढ़ने दिया, क्योंकि कॉलेज अपने शहर में ही था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इसकी शादी की सोचो। भाभी क्यों फालतू के सपने भी देखती हो और इसे भी दिखाती हो? लड़की को ज़्यादा पंख मत दो, पता चला नए नए गुल खिलाएगी। शादी के बाद ससुराल वालों का मन होगा तो नौकरी कर लेगी, पर यह सब अभी नहीं होगा। मेघा परेशान होकर बोली, लेकिन चाची जी, दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इस कंपनी में नौकरी के लिए कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था, पर मेरा सिलेक्शन हुआ है।
इसका मतलब मैं इसके लिए काबिल हूँ। आप मना क्यों कर रहे हैं? तभी सुजीत बोला, सिर्फ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, हम भी तो सोचना है। कुछ हुआ तो बदनामी तो मेरी होगी ना। और भाई साहब ने तुम दोनों को सर पर ज्यादा ही चढ़ा रखा था, पर मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। अमिता चांदनी जी से बोली, भाभी, मेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक बेटा है। मैंने उसे मेघा की बात चलाई है। कल या परसों उसके परिवार के साथ बुला लेती हूँ और इन दोनों की शादी तय कर देंगे। वो लोग दान दहेज भी नहीं लेंगे तो ये परेशानी भी मिट जाएगी। देख लीजिए हम लोग कितना सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप हैं कि इसे दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुजीत भी आगे बढ़कर बोला, हाँ, हमारे साथ हो तो हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हमें भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना है। अभी वे छोटे हैं, आगे उन्हें भी पढ़ाना है। तुम्हारे खर्चों में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। चांदनी जी ने बहुत हिम्मत की और बोली, अमिता, तुम किसकी बात कर रही हो? वही लड़का ना जिसने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया है और अभी तक बेरोजगार है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और वो लड़का कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी खींच तान कर की है उसने। तुम उससे मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो? अमिता बोली, अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा या उसकी उम्र निकल गई? मर्दों की डिग्री नहीं पैसे देखते हैं। और फिर लड़का हट्टा कट्टा है, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। शादी के बाद दोनों चले जाएंगे दिल्ली, वहीं रहकर वो भी कोई ना कोई नौकरी कर ही लेगा। क्यों जी? सुजीत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो क्या और दिल्ली जब दोनों जाएंगे तो इन दोनों का खर्चा उसके माँ बाप उठाएंगे। कम से कम हमारे सर पर तो ये बोझ नहीं रहेगा। चांदनी जी बोली, पर देवर जी मेरी बात तो सुनिए। सुजीत ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस बात से चांदनी जी के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू देखकर मेघा का मन खट्टा हो गया और वो बोलने पर मजबूर हो गई, चाचा जी, पापा नहीं है तो क्या मैं सपने देखना बंद कर दूं? आपको हमने अपना माना। माँ और मैं नौकरों की तरह दिन रात इस घर का सारा काम करते रहे, पर आपने सारे पैसे और जेवर माँ ने अब लोगों के हाथ में सौंप दिया। इसलिए ना कि मेरे पालन पोषण में और पढ़ाई के लिए आपको कभी भी अपने पास से खर्चा ना करना पड़े। फिर भी आप या चाची ने कभी माँ को सम्मान के दो शब्द नहीं कहे, बल्कि ये तो आते जाते दुत्कारती रही। हमने आप लोगों को अपना समझा और सम्मान दिया, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। और आप लोगों के मन में हमारे प्रति ऐसे विचार हैं। छी, आपके इस दोहरे चेहरे से तो रिश्तेदार भी अनजान हैं। सुजीत बोला, लड़की हो इसलिए चुप हूँ, वरना हाथ पैर तोड़कर बैठा देता। खबरदार जो एक शब्द और कहा। बहुत हिम्मत करके मेघा ने कहा, बहुत दिन हम चुप रहे, पर अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं नौकरी करने जाऊंगी, समझे आप? मेघा माँ से वादा करके कि वो बहुत जल्दी वापस आएगी और आपको भी अपने साथ लेकर जाएगी कहकर नौकरी पर चली गई थी। तो सुजीत और अमिता ने चांदनी जी को एक दिन धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तभी चिल्लाने की आवाज आई, मेघा बाहर आओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मेघा ख्यालों से बाहर आई और कमरे से बाहर आकर बोली, क्या हुआ चाचा जी? ये क्या है? ये नोटिस जिसमें लिखा है कि आप अभी के अभी इस घर का आधा हिस्सा माँ के नाम करेंगे और माँ के सारे जेवर भी, नहीं तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। 1 मिनट लगेगा मुझे पुलिस बुलाने में। मेघा का ये रूप देखकर दोनों सख्ते में आ गए। मेघा बोली, माँ तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों साथ ही दिल्ली चलेंगे। मैंने अपना प्रबंध कर लिया है। और हाँ चाचा जी, पापा के जितने फिक्स के पेपर हैं वो मुझे दे दीजिए। और चाची, माँ के जेवर आपके पास रखे हैं वो भी मुझे तुरंत चाहिए, क्योंकि वो मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाए थे। मेघा तेजी से अपने कमरे में चली गई। सुजीत बोला, देख रही हैं भाभी? चांदनी जी बोली, देवर जी, इसे ये सब कहने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया है। आखिर कब तक चुप रहेगी? एक न एक दिन तो अपने अधिकार के लिए आवाज़ तो उठाएगी ही। आप तो मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में छोटे थे, फिर भी मैं आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी। पर अब मेरी बेटी सक्षम हो चुकी है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। पिता नहीं है तो क्या हुआ, अपने दिल की आवाज़ तो वो सुन ही सकती है। और मेघा का फैसला
मुझे सही लगता है। अब मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरी बेटी रहेगी। आप बस कागज़ सारे जेवर निकाल कर रखिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आपके पास मेरे कितने जेवर और कितने कागज़ हैं। हम जल्द से जल्द जाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। अमिता गुस्से में बोली, मैं दोनों माँ बेटी का खाल उधेड़ दूंगी, पर कुछ नहीं दूंगी। सुजीत बोला, चुप हो जाओ भाग्यवान, सब कुछ इन्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ भाभी के नाम पर है। फिर कागज रखने से क्या होगा? शुक्र मनाओ पुलिस कंप्लेंट नहीं की। अगर तुमने जबरदस्ती की तो मेघा वो भी पुलिस में कंप्लेंट करवाने जा सकती है। अगले दिन सारे फिक्स के कागज और जेवर चांदनी जी के हाथ में थे। वो लेकर दोनों माँ बेटी बैंक पहुंचे। जेवरों को लॉकर में रखवा दिया और जो सबसे छोटी रकम थी उसे तुड़वा कर बैंक से पैसे निकाले और बेटी के साथ अपना ज़रूरी सामान लेकर सदा के लिए दिल्ली चली गई। तो दोस्तों, मेघा का अपने माँ के प्रति ये फैसला आप सबको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।